मोमेंटम, ओके, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास पे एंड वेलोसिटी पे, ठीक। बट एक्चुअली में ये तो आपने बता दिया कि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बट एक्चुअल में आप फील कैसे आएगी आपको, कैसे फीलिंग, मतलब आप कैसे उसको फील करोगे, मोमेंटम होता क्या होता है। तो देखो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम इज व्हाट, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक। मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अभी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या है, असर, ठीक है, फोर्स का असर, ठीक है। मोमेंटम मतलब फोर्स, कितना फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, असर कर रहा है, ठीक है। मोमेंटम इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ये मैंने आपको फील लेने के लिए समझाया, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मोमेंटम डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। मेरा डायग्राम मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश करना। ये रहा, ठीक, ये साइकिल बना लिया मैंने, बहुत अच्छा। सही है, ठीक है, जान दो, समझो ना आप, ठीक। और यहाँ पे मैंने एक ट्रक बना लिया, बस बना लूँ, ठीक। ट्रक डिफिकल्ट है तो बस ही बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक साइकिल बना लिया, यहाँ पे मैंने एक बस बना लिया। ये जो साइकिल है ना, इसका मास है 20 किलोग्राम। ये जो बस है ना, इसका मास है 2000 किलोग्राम, ठीक। ये जो साइकिल मूव कर रही है ना, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, और ये जो बस मूव कर रहा है, ये ज़्यादा हो गया क्या, 2 मीटर पर सेकेंड ले लो, ठीक, कोई बात नहीं। और ये बस भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। चलो, मैंने स्पीड दोनों का सेम रखा है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो मोमेंटम है P डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी बोथ। P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब इस साइकिल का मास इज 20 किलोग्राम, वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, बस का मास है 2000 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अभी मोमेंटम फाइट कर रहे हैं साइकिल का, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इज 20, वेलोसिटी इज 2, ये हो गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम ऑफ साइकिल। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बस। फिर से मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, ठीक है। 2000 kg का मास है, वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन कंपेयर, ये 40 और वो 4000 है, 40 से 4000 जो होता है वो 100 टाइम ग्रेटर होता है, ठीक है, 100 टाइम ग्रेटर। अच्छा, अभी आप नोटिस करो, ये जो साइकिल है 20 kg का है, इसका स्पीड वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड, उस बस की वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। अगर ये साइकिल सपोज ऐसे समझो कि रोड पे 4-5 लोग लेटे हुए हैं, ठीक है, सलमान खान को मत याद करो, ठीक है, सिर्फ साइकिल को समझो। साइकिल है, 4-5 लोग लेटे हुए हैं, ठीक है। ये साइकिल जो है, ठीक है, ये साइकिल जो है जब उनसे टकराएगी तो खुद गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो इसका मोमेंटम 40 तो बन रहा है, इसकी स्पीड कम है ना, 20 kg का ही है, इसका स्पीड भी कम है, 2 मीटर पर सेकेंड, वो टकरा के गिर जाएगा, वो उनके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, उनको रोल डाउन नहीं कर पाएगा, ठीक, उनको कुचल नहीं पाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ बस 2 मीटर क्या 1 मीटर पर सेकेंड भी अगर स्पीड होगी तो भी वो कुचल देगा, क्योंकि उसका मास बहुत है। और आपने देखा उसका मास 2000 है, तो मास और वेलोसिटी भले ही कम रहे, फिर भी मास इंटू वेलोसिटी प्रोडक्ट होके मोमेंटम बन रहा है, और मोमेंटम बहुत बड़ा हो रहा है। आपने देखा 2000, अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तो 2000 1 जा 2000, तो भी इससे ज़्यादा है, 40 से फिर भी 50 गुना ज़्यादा है, 40 इंटू 50 करेंगे तो 2000 मिलेगा। मतलब मैंने बताया मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो जब मास और वेलोसिटी साथ में आ जाते हैं तो वो एक फोर्स बना देते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, ठीक है, टकरा के। तो यहाँ पे आपने देखा 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सो यहाँ पे बस का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को भी कैलकुलेट करते हैं, समझा। विल सी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है पहले देखते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। रेट का मतलब होता है टाइम, और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, चेंज क्या होता है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम है मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, विल सी दैट स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to applied force and it takes place in the direction of applied force या डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल दो, ठीक। तो देखो सेकंड लॉ बहुत सिंपल है, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब आपने फोर्स लगाया उसके डायरेक्शन में वो मोमेंटम टेक्स प्लेस करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। देन वी विल सी आफ्टर दिस वी विल सी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी है जो एग्जाम में आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, समझ लो आप। सो अभी देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसको समझने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले समझ लो कि सपोज एन ऑब्जेक्ट, ठीक, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ठीक। वो ऑब्जेक्ट है उसका मास भी होना चाहिए ना, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m and is moving with initial velocity, ठीक है, u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को आप u से रिप्रेजेंट करते हो कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। देखो ये जो लिखते हैं ना आप खुद से लिखा करो, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं रट्टाफाई नहीं करना है। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड after some time its velocity is v, ठीक है। इनिशियल के बाद अब क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम t, ठीक है, कुछ समय के बाद t, आफ्टर सम टाइम t its velocity v is v under uniform acceleration, ठीक, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F। अभी ये कॉन्सेप्ट पहले समझो ये है क्या, ठीक है। ये जो स्टोरी लिख दी आपको लग रहा होगा सर ने इतनी लेंदी स्टोरी लिख दी, नहीं, समझो इसको। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रुका हुआ है। सो मैं इसको मूव कराऊंगा, फोर्स लगाऊंगा मैं, ठीक है। मैं मुझे किसी चीज़ को, जैसे बेंचेस रखे हुए हैं, डेस्क रखा हुआ है, अगर मैं उसको पुश करूंगा तभी तो मूव करेगा ना। सो अगर वो देखो स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे है तो यू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। मैं वैल्यूज नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझना है। यू क्या हो गया, रेस्ट पे है तो यू विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। मैं उसको फोर्स लगा के उसको पुश कर रहा हूँ। सो जब वो मोशन में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगा। तो अभी देखो जब मैं पुश किया उसको एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसमें कुछ समय लगा, टाइम लगा, ठीक है। तो u जो था इनिशियल वेलोसिटी, जो रेस्ट पे था, जीरो था। फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाएगा, पता नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कुछ समय t लगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मास फिक्स रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि धक्का देने के बाद मास कम या ज़्यादा हो जाए, फिक्स रहेगा। और जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं फोर्स बहुत ज़ोर से लगा दे रहा हूँ, बहुत कम नहीं, जितने फोर्स से लगा रहा हूँ वही फोर्स थ्रू आउट लगा रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर सम टाइम t। ऑब्वियसली है क्योंकि उसको समय, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करते हो तो समय बीतता रहता है, पास होते रहता है। सो इट इज़ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर सम टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी v अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जो वेलोसिटी चेंज होने की रेट है ना वो सेम है, ठीक है। जैसे क्योंकि फोर्स आप क्या लगा रहे हो, कॉन्स्टेंट लगा रहे हो ना, बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, ठीक। अच्छा
अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए बता रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो ना, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल अकर, है ना, यही होता है एक्सेलरेशन, तो यही होता है ना v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज अ एक्सेलरेशन। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और अगर वो मोशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, क्योंकि फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हो, और जब आप वेलोसिटी चेंज करते हो इसका मतलब है आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। तो इसलिए सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with initial velocity u, after some time t its velocity is v under uniform acceleration by application of a constant force capital F। इतना आप नोट कर लो, वहाँ तक नोट किया आपने ना। अब आपने देखा है कि जो सेकेंड लॉ था वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम was directly proportional to applied force। स्टेटमेंट पढ़ लो आप, rate of change of momentum is directly proportional to applied force and it takes place in the direction of force। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है, स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। नाउ अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, मैंने बताया कोई भी चीज़ चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम, एक एक स्टेप समझो, इनिशियल मोमेंटम, ठीक स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सर P इक्वल टू एम वी होता है, करेक्ट, P इक्वल टू एम वी होता है, बट यहाँ पे अपने पास दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग फ्रॉम u टू v, इनिशियल वेलोसिटी वाज u एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है ना। जब आप इनिशियल की बात करते हो, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम आप P1 कंसीडर कर लो, तो P1 क्या हो जाएगा, एम यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। फिर देन वी हैव फाइनल मोमेंटम, तो उसको P2 कंसीडर कर लो, तो एम वी फाइनल मोमेंटम इज विथ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इनिशियल फाइनल मिल गया, अब आपको यहाँ से चेंज मिल जाएगा, एक एक स्टेप सॉल्व करो, आपको सब मिल जाएगा, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज तो यही होता है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो भी लिखना है तो वो भी लिख लो समझने के लिए आप, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक, फाइनल मोमेंटम एम वी है, इनिशियल मोमेंटम एम यू है, ठीक। तो यहाँ से आपने चेंज ऑफ मोमेंटम भी फाइंड कर लिया, उसके पहले रेट भी है, रेट मतलब टाइम होता है, तो फिर वो भी लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज क्या है, एम वी अप माइनस एम यू, और जब रेट की बात आ गई तो मतलब टाइम आ गया अपॉन टी, ठीक, ठीक है, ये मिल गया। सो आपने क्या देखा, स्टेटमेंट देखो अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये जो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, फोर्स के, ठीक है। ये रहा, ठीक, क्या देखा आपने, ये जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। स्टूडेंट्स, कभी भी जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो वी ऑलवेज यूज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पे के ले लिया, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक, यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये हो गया, ओके, समझ में आ रहा है। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम कॉमन है तो एम विल कम आउट वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक, यहाँ पे आ जाओ देखते हैं, बट वी नो दैट कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन होता है, v माइनस यू अपॉन टी। मैंने पहले वाले मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है आपको। तो देयरफॉर f इक्वल टू के एम ए, के एम ए, ठीक है। के एम तो है ऑलरेडी, दिस पार्ट इज ए, v माइनस यू अपॉन टी इज ए। सो f इक्वल टू के एम ए वेन k इज 1, ठीक है। सब k 1 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? एम ए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए, ठीक। देखो क्या मिल गया आपको? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मिल गया। समझ में आ रहा है आपको? तो फोर्स जब भी अप्लाई करोगे किसी भी मास पे, ठीक है, अगर वो मोशन में आ जाता है सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो फोर्स लगाने पे आप क्या कर सकते हो? यू कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मिल गया एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना, ये एग्जाम में पूछता है। जो आपको मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया, अभी आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया, इसके पहले वाला डेरिवेशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो में से एक एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हियर यू हैव टू डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने देखा क्या था? एफ इक्वल टू एम ए, ठीक, ये आपने देखा। तो अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या डिराइव करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको मिला एफ इक्वल टू एम ए, बट फर्स्ट लॉ डिराइव करना है। फर्स्ट लॉ क्या था? याद है कुछ? लॉ ऑफ इनर्शिया याद आया कुछ? दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन अ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, ठीक है। सो वो इससे कैसे डिराइव होगा वो देखते हैं। सो देखो एफ इक्वल टू एम ए है, थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है। जो हम लोग ने इसके पहले वाला डेरिवेशन किया उसका थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं, ठीक है। ये डिराइव करने से पहले क्या मिला था? एफ इक्वल टू एम ए, एम लिख लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये मिला, t को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एफ टी एम v माइनस यू, ठीक है। चलो एक कोई बात नहीं, एफ टी फोर्स इंटू टाइम, सो नाउ ओपन द ब्रैकेट एम वी एम यू। एक्चुअली फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है, ठीक है। इम्पल्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ, मतलब जब आप फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी चीज़ पर अप्लाई करते हो तो उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। सो अभी आपको समझना नहीं है, एफ फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है, अभी यहाँ नहीं कुछ। तो देखो एफ इंटू टाइम वी माइनस एम यू, ये देखो वी हैव ओपन द ब्रैकेट क्लियरली। अच्छा, व्हेन सपोज अगर मैंने क्या किया, व्हेन एफ इज़ ज़ीरो, ठीक, फोर्स कैसे ज़ीरो हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आपने कुछ लगाया ही नहीं फोर्स, ऑब्जेक्ट रखा है, रखा ही रह गया, चल रहा है, चलते ही रह गया, ठीक है। फ़ैन चल रहा है, मैं स्विच पे टच ही नहीं कर रहा हूँ, स्विच ऑफ करूँगा ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरे पेन रखा है, पेन रखा ही रह गया। तो कोई चीज़ रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहने दूंगा, कोई चीज़ मोशन में तो मैं मोशन में ही रहने दूंगा। इसका मतलब मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ। एफ ज़ीरो करने का मतलब मैं कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो जब फोर्स, क्योंकि मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना। किसी मास पे लगाऊंगा फोर्स, मास वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, उस वेलोसिटी चेंज होने के लिए समय लगता है, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन मिल रहा है, बट मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ। तो व्हेन फोर्स इज जीरो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो फोर्स इज जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? जीरो। राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? एम वी माइनस एम यू, ठीक है ना। ये उसको उठा के यहाँ लिख लो, माइनस वाला पार्ट है ना, दिस साइड आएगा, विल बिकम प्लस, एम यू इक्वल टू एम वी, ठीक, एम एम गेट कैंसिल, तो यू इक्वल टू वी मिल गया, ठीक है। यू इक्वल टू वी का मतलब क्या होता है? जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है फॉर वही फाइनल वेलोसिटी है, फॉर वट एवर टाइम, फॉर वट एवर टाइम, टाइम कुछ भी लगने दो। अभी इसका मतलब क्या हो गया? वट एवर टाइम टी, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये भी समझो। जैसे मैंने पेन को यहाँ पे रख लिया, ठीक है, अभी आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। सपोज मैंने पेन को यहाँ पे रख लिया, ठीक है।
अब इस पेन का पे कोई फोर्स तो लगाया नहीं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी वही है। तो फोर्स जीरो है, फोर्स लगा नहीं रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वही रहेगा, चाहे इसको मैं 10 घंटे तक ऐसे ही रखे रहूँ। तो इसीलिए बोला फॉर वट एवर टाइम, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब इनिशियल भी जीरो है तो फाइनल भी जीरो ही है, ठीक है। बट सपोज ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस मीन्स ये आपको लिख लेना, मैंने पूरा ये फुल टू फुल आपको कॉपी कर लेना। दिस मीन्स इफ ऑब्जेक्ट is moving, if object is moving with uniform velocity u, with uniform velocity u throughout time t, throughout time t, मतलब ऑब्जेक्ट t वेलोसिटी u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो u के साथ ही मूव करेगा, u भी वही होगा, v भी वही होगा। एंड इफ u इक्वल टू जीरो देन v इक्वल टू जीरो, अगर u जीरो है तो v भी जीरो है, रेस्ट पे है, ठीक है, जीरो, दैट इज ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Okay, what is Newton's third law of motion? So it is very simple. To every action there is an equal and opposite reaction. Okay, so very simple is this. So Newton's third law of motion is to every action there is an equal and opposite reaction. Okay, so इसको समझने के लिए I will give you one example. Okay, so एक example ले लेते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। Okay, example क्या होगा कि when a gun is fired. Okay, तो जब गन फायर करेंगे तो क्या होगा, it exerts अ फोर्स ऑन बुलेट। ठीक, जब आप गन फायर करते हो तो क्या करेगा गन, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट, जिसकी वजह से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है, सो द बुलेट क्या करेगा, इट विल मूव, ठीक है, बुलेट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड बुलेट क्या करेगा, बुलेट विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन गन। ठीक, बुलेट भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा गन पे, ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक, आपसे पूछा जाता है गिव रीजन में रिकॉइल ऑफ द गन क्या होता है, यू गेट अ बैकवर्ड जर्क, ठीक है, इसको हम लोग रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं। व्हेन अ गन इज फायर्ड तो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है, गन क्या करेगा, बुलेट पे एक फॉरवर्ड डायरेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा जिससे बुलेट आगे की तरफ जाएगा एंड व्हाइल लीविंग द गन, ओके, जब बुलेट बंदूक को छोड़ रहा होगा, व्हाइल लीविंग द गन द बुलेट विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, ऑन द गन, जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ एक जर्क लगेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्योंकि सिंस द गन हैज़ मच ग्रेटर मास, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि गन देन द बुलेट, जो गन का मास है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुलेट, सो द गन हैज़ द मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, सो क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज एक्सेलरेशन ऑफ द gun is much
इट इज़ मच लेस दैन द बुलेट, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन मतलब है कि जो गोली है जो है बहुत स्पीड के साथ जाएगी, देर इज़ अ लार्ज चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, ओके। बट गन जो होगा वो थोड़े से एक्सेलरेशन के साथ पीछे आएगा बिकॉज ऑफ द मास, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होता है उतना कम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ हैवी होती है उसको एक्सेलरेट कराने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग ने जिस फोर्स से जब हम लोग ने फायर किया गन को, सो गन क्या करेगा, जिस फोर्स के साथ बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो भेज रहा है, तो बुलेट भी सेम फोर्स के साथ गन को पीछे भेजेगा। बट सिंस द मास ऑफ द गन इट इज़ मच ग्रेटर दैन द बुलेट, सो उस गन का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी मच लेस, क्योंकि मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो थोड़े से ही एक्सेलरेट होगा वो। तो और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज़ कभी कभी क्या होता है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको परेशान करते हो, तंग करते हो, तो क्या होता है कि जब आप उनको एक मारते हो, आप बड़े हो, आपका ज़ोर से लग गया, बट वो आपको 2 भी 3 भी मारे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो होता है, क्योंकि उनका मास कम है, तो आपको थोड़ा सा कम चोट लगेगी, कम फोर्स आपके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। तो आप उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक मारेगा तो आप गिर जाओगे, नहीं, क्योंकि देखो उनका फोर्स कम है, ठीक है, और आपका मास ज़्यादा है और आपका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब आपको धक्का भी मारेंगे तो भी आप गिरोगे नहीं। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी धक्का दिया, क्योंकि आपका मास ज़्यादा है, तो आपने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो उनके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और वो गिर भी सकते हैं, गिर जाएंगे ही एक्चुअली, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये वन एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ओके। व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट, ठीक। जब एक सेलर क्या करता है, नाव चलाने वाला, चप्पू खेने वाला, जब वो क्या करता है, ही जम्प्स आउट अ रोइंग बोट, ठीक है, तो क्या होता है, एज द सेलर जम्प्स, ओके, फॉरवर्ड। अभी आप समझो, जब अब सेलर क्या करता है, नाव पे है, ठीक है, बोट के ऊपर है, ऐसे ये बोट बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये सेलर है। इतना अच्छा तो डायग्राम मेरे से नहीं बनेगा, बट ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है। ये देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रहा, जब वो जंप करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, व्हेन द सेलर जंप्स फॉरवर्ड, तो क्या करेगा, ही विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बोट एंड बोट विल मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है। व्हेन ही जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आउट ऑफ द बोट, सो उसका जो लेग होगा इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बोट, जिसकी वजह से बोट विल गो इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, एज अ सेलर जंप्स फॉरवर्ड, सो वो क्या करेगा, द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट, ओके। तो ही विल अप्लाई अ फोर्स ऑन द बोट, द फोर्स ऑन द बोट will move in backward direction, यहाँ पे लिख लिया मैंने, backward direction। so the next topic is conservation of momentum, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करना, कंजर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, हम we will see one example and we will see the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum is what, कि the total momentum before collision is equal to total momentum after collision, ठीक है। यहाँ पे collision हो रहा है तो before collision and after collision we use, ठीक है। so also we can say that the total momentum for ऑपरेशन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हियर वी विल सी वन एग्जांपल, सपोज वी हैव टू masses A and B, ठीक है। हियर वी हैव टू masses A and B, ओके। सो A and B they both are moving in the same direction, इसका मास है MA, इसका मास है MB, ठीक है। सो ये हो गया बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। बिफोर कोलिजन का सीन है ये, ठीक। वी हैव टू मासेस
ठीक है, कंसीडर two objects. We have two objects A and B having masses MA, MB. They both are moving in the same direction. दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं with initial velocity UA and UB. इसका इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी को वी रिप्रेजेंट बाय u, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A इज UA, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B इज UB. ओके, नाउ दे आफ्टर सम टाइम t दे बोथ विल कोलाइड, दोनों आपस में टकरा जाएंगे. ठीक, सो MA MB दोनों टकरा गए. ओके, टकरा जाएंगे तो क्या होगा देखते हैं. ठीक, देखो मैं आपको समझाता हूँ. जैसे ये बॉल है, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और है कि स्पीड सच दैट UA इज ग्रेटर देन UB, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, क्योंकि तभी तो पीछे से आके टकराएगा. ठीक है, ये U है, ये देखो ये वाला हैंड राइट वाला, दिस इज B ऑब्जेक्ट, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सपोज ऐसा हो रहा है, इमेजिन करो आप ऐसा. ठीक है, ऐसा. सो क्योंकि ये जो UA है इसका इनिशियल वेलोसिटी UA, ये B है इसका इनिशियल वेलोसिटी UB, सो UA इज ग्रेटर देन UB, ये भी कंडीशन है. सो क्या होगा, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो आफ्टर सम टाइम आपने नोटिस किया व्हेन A इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन B, तो B ने भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया. देखो बोथ आर गेटिंग जर्क, देख रहे हो, ये इस पे लग रहा है तो ये इस पे भी लग रहा है. देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है इसलिए आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, बट व्हेन A विल एक्सर्ट फोर्स ऑन B, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन B विल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन A. किसी बच्चे को आप घर में एक झापड़ मारोगे तो आपको भी एक झापड़ मारेगा, भले ही उसका फोर्स थोड़ा कम होगा बट मारेगा तो ज़रूर. ठीक, और तब तक मारेगा जब तक बराबर नहीं कर लेता. ठीक, क्योंकि उसको उतना ज़ोर से लगी है. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन. तो क्या होगा FAB, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ FAB, यहाँ पे लिख लूँगा FBA. ठीक है, FAB मतलब क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय A, क्योंकि बॉल A है, इट इज एक्सर्टिंग फोर्स ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, जब A B को टकरा रहा है तो B भी A को फोर्स लगाएगा, सो FBA भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा. ठीक है, सो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, अपोजिट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर बॉल A ने B पे फोर्स लगाया तो B भी A पे फोर्स लगाएगा. सो जो बॉल A B पे फोर्स लगा रहा है दैट इज AB, फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, एंड FBA का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A. ये हो गया, ये सब तो ड्यूरिंग कोलिजन का सीन हो गया. नाउ अब बेचारे दोनों आफ्टर कोलिजन फिर से अलग अलग हो जाएंगे और अपने रास्ते चल देंगे. ठीक है, आफ्टर कोलिजन. ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, फिर से दोनों चल देंगे, लेकिन अब जब चलेंगे तो दोनों का वेलोसिटी बदल चुका होगा. ठीक है, क्योंकि अब उनका इनिशियल वेलोसिटी तो होगा नहीं, कोलिजन के बाद दोनों की अपनी खुद की वेलोसिटी हो जाएगी. नाउ दे विल अटेंड सम फाइनल वेलोसिटी, सो A की फाइनल वेलोसिटी VA हो जाएगी एंड B की फाइनल वेलोसिटी विल बी VB. ओके, सो देखो यहाँ तक का स्टोरी समझ में आया आपको मैंने जो बताया. ओके, नाउ स्टेटमेंट वाइज हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप समझेंगे, लिखेंगे कैसे. सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सपोज टू ऑब्जेक्ट A and B having masses MA and MB are moving in the same direction. ठीक है, ये अपने ओन से भी आप लिख सकते हो. They both are moving in the same direction with initial velocities UA and UB respectively. Okay, after some time T they both collides. Okay, after some time they both collides, कुछ समय के बाद, just कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम T they both collides. Okay, so during collision क्या होगा, during
कोलिजन बॉल ए विल exert, मैंने आपको बताया ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, बॉल ए विल exert फोर्स FAB, ठीक है। बॉल ए जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे FAB, बिकॉज फोर्स exerted by A on B. बॉल A will exert force FAB on बॉल B, ठीक है। एंड बॉल B will exert फोर्स FBA, ठीक है। और बॉल बी जो कौन सा फोर्स लगा रहा है, FBA, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन A, ऑन बॉल A अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। पहले इतना देख लो आप अकॉर्डिंग, ठीक है। सो नाउ मास तो वही रहेगा। देखो स्टूडेंट्स क्या है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स द सेम, ठीक है। मास तो कभी बदलता नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रेस हो रही है, आप दो बच्चे भाग रहे हो, दो बच्चे बीच में कभी टकरा जाओगे, टकराने के बाद फिर उठ के भागोगे, तो क्या आपका मास बदल जाएगा? नहीं ना। सो मास विल रिमेन्स द सेम। सो यहाँ पे देखना है बच्चों आपको कि अब आपने यहाँ तक देख लिया था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल बी ऑन ए। ये पार्ट आपने देख लिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ आफ्टर कोलिजन फिर क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी विल मूव in same direction, okay, they will move in the same direction with final velocities, उनकी velocities बदल जाएगी, that is VA and VB respectively। दोनों की velocity क्या हो गई है, बदल गई है, ठीक। फाइनल velocity के साथ दोनों मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया? अच्छा, अभी मैं आपको एक स्टेप में समझाऊंगा। यहाँ तक तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, नाउ वी विल सी सम स्टेप्स। बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, और ये एग्ज़ाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में पूछता है आपको, ठीक है। सो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेप है, बिफोर कोलिजन क्या होता है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है एंड आफ्टर कोलिजन क्या होता है। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कहता है कि टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसका मतलब है मोमेंटम रिमेन्स द सेम, कुछ हुआ ही नहीं। टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले जितना था उतने टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद भी है, ठीक है। सो देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम है, तो कुछ तो बीच में हुआ है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, बीच से ही करते हैं, यहाँ से हम लोग को क्लू मिलेगा क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ इन दो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये टोटल और ये टोटल दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है बीच में कुछ हुआ है, तो दैट ऑपरेशन वी विल टेक। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन ये हुआ है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो क्या हुआ है, देखो, तो ये वहाँ ये हुआ है कि FAB एंड FBA, ठीक। बॉल ए ने बॉल बी पे एक फोर्स एक्सर्ट किया और बॉल बी ने भी बॉल ए पे एक फोर्स एक्सर्ट किया। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जितना अमाउंट में बॉल ए बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ही अमाउंट में बॉल बी ए पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो वी विल टेक अ माइनस साइन, ठीक है।
एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ पी। ओके नाउ अभी हमको पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ए क्या करेगा, बी पे फोर्स लगाएगा तो बी में एक्सेलरेशन होगा, बी ए पे फोर्स लगाएगा तो ए में भी एक्सेलरेशन होगा। या देखो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए जब बी पे फोर्स लगा रहा है तो अब जो बॉडी ए है उसका अपना एक्सेलरेशन हो रहा होगा उस बॉडी में भी, ठीक है। तो एफ ए बी, तो यहाँ पे देख रहे हो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी ए के लिए हो रहा है ना, उसका मास कितना है, एम ए, ठीक, एम ए, क्योंकि ये फोर्स किसका है, ये ए बी पे मत जाओ, ये एफ ए देखा जाए तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए। इफ ए का फोर्स है जो बी पे लगा रहा है तो फोर्स ऑफ ए क्या होगा, जब फोर्स ऑफ ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो मास ए का मास क्या हो गया, एम ए, और एक्सेलरेशन विल बी वी ए माइनस यू ए अपॉन। तो क्या हो रहा है, एफ ए, यहाँ पे आपने देखा एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी हो गया, ठीक है। सेम है फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, यहाँ पे किसका फोर्स है, बी का फोर्स है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो जब फोर्स बी का है तो मास भी बी का होगा, तो माइनस साइन विल टेक आउट, यहाँ पे लिख लेंगे एम बी, ठीक। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसका है, बी, बॉडी बी का एक्सेलरेशन, क्योंकि बी पहले, बी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u, फाइनल वेलोसिटी क्या, b, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो वी बी माइनस यू बी, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी होता है, ठीक। ओके, सो यू हैव सीन कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। तो ये क्या था आपका, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी माइनस है, एंड दिस इज एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, टी टी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव एम ए ब्रैकेट, वी हैव व्हाट, वी ए माइनस यू ए इक्वल टू माइनस साइन एम बी वी बी minus ub. Okay, now we will open the bracket, ma will go with va, so ma va, again this will go with ua, so minus plus minus minus ma ua. Okay, here we minus 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 plus minus, so that is mb vb minus minus plus, so that is mb ub. Okay, now we will see that देखो ma va, so we will take this part here and we will send this part there. Okay, so here this is m a v a plus this part will come here, क्योंकि माइनस है तो it will become plus m b v b. ओके, वहाँ पे देखो ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, m a u a प्लस वो क्या है, m b v u b, ठीक है। अभी आज इसको देखो ध्यान से, इधर से आया ना, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देख लो क्या है ये जो डेरिवेशन मिला है वो क्या मिला है आपको, पहले उसको ध्यान से देख लो। देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वी ए, क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। तो जब फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, 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 तो सब जगह मोमेंटम ही है। पर जहाँ पे वी वी दिख रहा है वो फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, सही है ना। क्योंकि देखो बॉल कैसा था कि ऐसे दो बॉल थे, इसका स्पीड यू ए है, इसका स्पीड यू बी है, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, सो एम ए यू ए प्लस, देखो तो ये क्या, कोलिजन के पहले क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो एम इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ओके, सो देखो ये आपको क्या मिल गया, देखो सिंपली आपको मिल चुका है। सो यहाँ पे आपने देखा कि एम ए वी ए क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। सो ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो कि इक्वल है। देखो यहाँ पे u दिख रहा है, दोनों इनिशियल वेलोसिटी a है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b है। सो देखा जाए m u क्या हो जाएगा, m a u a क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी a, m b u b क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी b। तो बॉडी a का भी इनिशियल मोमेंटम, बॉडी b का भी इनिशियल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम को साथ में ऐड कर देंगे तो
टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बोल सकते हैं, और ये टोटल फाइनल मोमेंटम बोल सकते हैं। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मतलब कोलिजन के पहले, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखना आप कि जब कभी भी आपको देखो v दिख रहा है ना, तो आपने देखा था जो बॉल थे, ठीक है, अभी जो आपने बॉल देखा था, ऑब्जेक्ट देखा था, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी u है, v ये था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जा रहा है, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है, और जो v आ जाता है तो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो टोटल फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द चैप्टर। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।